यह कहानी है नूरीन की, जो अपने शौहर और बेटी के साथ लाहौर में रहती थी। नूरीन का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था, जबकि उसके शौहर की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो 3 लोगों के लिए जिंदगी की तमाम आसाइशें फराहम कर सकें। इसी वजह से नूरीन ने उनका साथ देने का फैसला किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। उसकी बेटी हूर ए एन, जिसकी उम्र 3 साल थी, वो भी उसके साथ ही स्कूल जाती थी। शुरू शुरू में नूरीन को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उनकी रूटीन ठीक हो गई। उसके मियाँ दोनों को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते थे। जिंदगी बहुत मजे में न सही, लेकिन बहरहाल सुकून से गुजर रही थी। 5 साल पहले जब उमरान से नूरीन की शादी हुई थी, तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे। उसकी नंदें शादीशुदा थीं, सो उसे उम्मीद थी कि उसकी सास उसके साथ रवायती सासों वाला सलूक नहीं करेंगी। नूरीन की उम्मीदों के ऐन मुताबिक उन्होंने शादी पर खूब अरमान निकाले और उसके खूब लाड़ उठाए गए। नूरीन हवाओं में उड़ रही थी, मारे खुशी के उसके पांव जमीन पर न लगते थे। लेकिन उसकी सास ने जल्द ही उसे इस दुनिया में वापस खींच लिया, जहां हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक, तानाजनी और बात बढ़ने पर गाली गलौज का सिलसिला आम था। यह सब कुछ नूरीन के लिए हैरान कुन था, क्योंकि वो अपने घर में सबकी लाडली थी और सब कामों में माहिर समझी जाती थी। उसने कई साल शौकिया टीचिंग भी की थी, और उसकी शक्ल व सूरत, तौर तरीके और खुशा खलाकी के बाइस वो हर जगह लोगों के दिल में अपने लिए इज्जत और मोहब्बत से जगह बना लेती थी। लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी सास के हाथों बुरी तरह मस्तर्द हुई थी। उन्होंने उसे हर छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही उसके हर काम में कीड़े निकालने शुरू कर दिए और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। नूरीन, जो शादी से पहले इतनी बहादुर, सेहतमंद और जिंदगी से भरपूर लड़की थी, शादी के बाद चंद महीनों में ही सूख कर कांटा हो गई। नूरीन के ससुराल में लोग उसकी सास के बारे में चुगलियां करने लगे। उसके मायके में भी सब उससे पूछते कि क्या होता जा रहा है तुम्हें। वो उन्हें क्या बताती। उसे तो खुद कुछ समझ नहीं आती थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जो घर पर राज करने की ख्वाहिश लेकर आई थी, नौकरानी से बढ़कर हैसियत नहीं दी गई उसे। जब भी सास उसे किसी बात पर रोकती, वो अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती। उनका ख्याल था कि इस तरह वो उस पर अपना रौब कायम रखेंगी। उनका रौब तो उस पर कायम रहा, लेकिन नूरीन के दिल से उनके लिए इज्जत और एहतराम खत्म हो गया। जिंदगी मुश्किल हो गई थी। लग रहा था बाकी जिंदगी इसी जहन्नम में गुजरेगी। इसकी एक वजह तो यह भी थी कि नूरीन ने खुद अपनी सास की बातें सुनी थीं। उसकी एक शादीशुदा ननद, जिसका दिल अपने घर में कम और उनके घर ज्यादा लगता था, वो आज भी उसकी सास के पास बैठी अपने शौहर के दुख रो रही थी कि वो उसका ख्याल नहीं रखता, न ही खर्चा देता है, बल्कि कहता है कि तुमने पैसों का करना ही क्या होता है, सब जरूरतें पूरी तो हो रही हैं। उसके इतना कहने की देर थी कि नूरीन की सास को तो गुस्से से पसीने आने लगे कि उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देकर टरखाए। तुम उससे माहाना खर्च लो, चाहे कम ही दे, लेकिन जरूर लिया करो। एक ये हमारे घर, पता नहीं कहां से ये बला आ गई है, जो कुछ भी नहीं छोड़ती। कपड़ा, जूती, बाहर के खाने, सब कुछ घर बैठे बिठाए मिलता है, फिर भी इसके रोने धोने खत्म नहीं होते। अभी कल ही की बात है, मैंने बस उससे यह कहा कि इतना सर्फ इस्तेमाल करती हो, कपड़े फिर भी साफ नहीं धुलती तुमसे। लो भई, मोहतरमा को इतनी बुरी लगी मेरी बात कि फौरन उठकर अपने कमरे में चल दी। मैंने भी दोबारा मुंह नहीं लगाया। कौन सा मैं मरी जा रही हूं, जो उससे बात न हुई तो कयामत आ जाएगी। जब नूरीन ने अपने कानों से यह बातें सुनी, तो उसका दिल बहुत दुखा था। उस दिन के बाद उसने अपनी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। वो कोशिश करती थी कि बस अपने काम से काम रखे, लेकिन दिन में कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती थी कि लड़ाई शुरू हो जाती। आज भी यही हुआ था। नूरीन सालन ठीक ठाक बनाकर गई थी। उमरान आज घर आने वाले थे, तो सोचा जरा अच्छे से अपने शौहर को वेलकम करूं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो अपने कमरे में जाएगी तो सालन में नमक तेज कर दिया जाएगा।
उमरान जब घर आए तो नूरीन ने खाना गर्म करके उनके आगे रखा। उन्होंने अभी पहला लुकमा ही लिया था कि उन्हें एक शदीद झटका लगा, लेकिन वो कुछ कहे बगैर खाना खाते रहे और इस चीज का एहसास भी न दिलाया कि सालन में नमक तेज है। वो खाना खाकर सोने के लिए चले गए। बाद में जब नूरीन, उसकी सास और ननद खाने के लिए बैठे तो नूरीन को पहले नवाले में ही एहसास हो गया कि उसके साथ क्या किया गया है। उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वो मुंह बनाए बैठी थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था। नूरीन ने उनके गुस्से की परवाह की बगैर अपना खाना खत्म किया। जब जाने लगी तो वो बोलना शुरू हो गई। नूरीन को इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, क्योंकि उमूमन वो उमरान की मौजूदगी में उसे कम ही कुछ कहा करती थीं। लेकिन आज उन्हें शायद इस बात पर गुस्सा था कि उमरान चुपचाप खाना खाकर चले गए हैं और उन्होंने नूरीन को कुछ भी नहीं कहा। हालांकि वो खाने के मामले में बहुत एहतियात करते हैं। नूरीन की सास को गालिबन इसी बात का गुस्सा था कि उमरान ने नूरीन को किसी किस्म का कोई ताना नहीं दिया था और वो खामोशी से सालन खाते रहे थे। नूरीन को अपनी सास की आवाज उस वक्त दुनिया की बदसूरत तरीन आवाज लग रही थी, क्योंकि वो मध्यम आवाज में उसे गालियां देना शुरू हो चुकी थीं। वो अपना सारा गुस्सा नूरीन को कोस कर निकालना चाहती थी, लेकिन नूरीन आज उनके पास बैठकर बातें सुनने के मूड में नहीं थी। इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज किया और आराम से किचन समेटने लग गई। थोड़ी देर बाद नूरीन के कानों में ननद की आवाज पड़ी, जो कह रही थी अपनी मां से, आप क्यों बोल रही हैं? इन्हें तो परवाह भी नहीं है आपकी। भाई भी कुछ कहे बगैर उठकर चला गया है। नूरीन ने खामोशी से यह बात भी सुन ली और अपने काम खत्म करने में लगी रही। लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी कि अब मजीद उनके तंज बर्दाश्त नहीं करने, चाहे जो भी हो। इकलौता बेटा है, उमरान तो क्या हुआ? अगर उसे उन्हें लेकर अलग होना पड़ा तो हो जाएगी, क्योंकि अब मजीद यहां रहना खुद पर जुल्म करने के मुतरादिफा है। लेकिन यह सिर्फ नूरीन की खाम ख्याली ही साबित हुई थी, क्योंकि उमरान अपनी मां से अलग नहीं होना चाहते थे। वैसे भी उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। वो इसलिए भी चाहते थे कि नूरीन अभी इन चीजों की परवाह न करे और कोशिश करे कि अम्मी को जो बातें बुरी लगती हैं उनसे गुरेज करे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जब औरत मां बनने के अमल से गुजरती है तो जिस्म पहले ही इतनी पेचीदगियां बर्दाश्त कर रहा होता है, उस पर आप सारा दिन जली कटी बातें सुनते रहे तो मुस्बत कैसे सोच सकते हैं? यही नूरीन के साथ भी हुआ। उसका 7वां महीना बहुत मुश्किल से गुजरा। वजह यह थी कि अब जरा सी भी बात उसकी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। नूरीन की डिलीवरी के दिन करीब आए तो उसकी ननद अपने शौहर से लड़कर उनके घर आ गई। उसकी एक बेटी भी थी जो नानी ने हद दर्जा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ी हुई थी, जिसे बड़े छोटे की तमीज ही न थी। वो हर एक पर हाथ उठाती थी। बात यहीं तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन अब वो हद से बढ़ रही थी। सारा दिन नूरीन के कमरे में घुसी रहती। उसका मेकअप, लोशन, क्रीम सब कुछ खराब करके रख दिया। अब ज्वेलरी के पीछे पड़ गई थी। किसी चीज से मना करती तो वो इतनी शिद्दत से रोती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और फिर नूरीन की शामत आ जाती थी। हालांकि उसे बच्चे प्यारे लगते थे और वो कोशिश भी करती थी कि उससे जरा प्यार से बात करे, लेकिन यह हर रोज मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि वो रोजाना कोई नया तमाशा करके बैठ जाती थी। अब तो नूरीन उससे चिढ़ने लगी थी, बल्कि यह सोचती थी कि अगर यह इस घर में रही तो उसके बच्चे की क्या कदर होगी। उसकी सास तो उसे इतनी नफरत करती है, न जाने अपने पोता या पोती से मोहब्बत करेंगी या उन्हें भी उसकी औलाद होने की वजह से धुतकार दिया जाएगा। खैर, इसी किस्म की मनफी सोचों ने नूरीन का दिमाग खराब कर दिया था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत खराब थी। उसने उमरान को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान होंगे। रात सारी तकलीफ में गुजरी और सुबह फजर की अजान के वक़्त अल्लाह ने उसे प्यारी सी बेटी अता कर दी। नूरीन बहुत खुश थी। उमरान भी आ गए थे। वो भी फूल सी बेटी देखकर बहुत खुश हुए। अगर ऐसे खुशी के मौके पर भी कोई खुश होने के बजाय आप पर तंज करे
तो फिर आप उससे हमेशा के लिए बदगुमान हो जाते हैं। यही कुछ नूरीन के साथ भी हुआ। उसकी सास ने बच्ची में नुक्स निकालने शुरू कर दिए कि यह तो तुम जैसी है। इसकी नाक किस पर चली गई। अब नूरीन ने उमरान की तरफ देखा कि शायद वो अपनी औलाद के लिए कुछ बोलेंगे, क्योंकि उमरान जब भी उसकी ननद की बेटी को कुछ कहते तो वो फौरन जवाब दे देती थी। लेकिन उमरान की खामोशी ने नूरीन को मजीद दुखी कर दिया, क्योंकि वो उनसे तवक्को कर रही थी कि वो अपनी बीवी के लिए न सही, कम अज कम अपनी औलाद के लिए तो बोलेंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। नूरीन के जहन में यह बात पुख्ता होती गई कि अब उसे मजीद अपनी सास के साथ नहीं रहना, क्योंकि इस सूरत में उसकी औलाद को भी वही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो उसने किया है। जब नूरीन की बेटी 7 दिन की हुई तो उसके वालिदैन उसके लिए ढेरों चीजें लेकर आए। कपड़े, जूते, खिलौने, कंबल और पता नहीं क्या कुछ। नूरीन अपने वालिदैन की लाडली थी, तो जाहिर है उसकी औलाद भी उनके लिए लाडली थी, जिसके लिए वो इतना कुछ लाए थे। नूरीन ने अपनी अम्मी से कहा कि वो उनके साथ जाना चाहती है। उसे वहां कुछ जहनी सुकून तो मिलेगा। अम्मी ने उमरान से बात की। वो चाहते थे कि नूरीन ज्यादा वक्त ससुराल में रहे, ताकि वो उनकी अम्मी के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर सके, जो कि नूरीन को तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। नूरीन ने उमरान से खुद ही बात की कि उसे अपने वालिदैन के घर जाना है। वो थोड़ी पसो पेश के बाद मान गए और नूरीन अपने वालिदैन के घर आ गई। उसने अपने वालिदैन से सारी बात की, क्योंकि वो अब वाकई तकलीफ में थी और उसे अंदाजा था कि अब उसकी सास ने उसका जीना हराम कर देना है, इसलिए वो वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि इंसान जो सोचता है वही हो जाए। यही कुछ नूरीन के मामले में हुआ था। उसकी बेहद कोशिश के बावजूद उसकी बात नहीं मानी गई थी और उसे वापस उसी घर में आना पड़ा। लेकिन अब वो सोचकर आई थी कि उसे मजलूम बनकर नहीं रहना। जो भी हो, अब वो खामोशी से नहीं जिएगी, क्योंकि अब उसके साथ एक बच्ची भी है। अगर उसकी औलाद को कोई तंज का निशाना बनाएगा तो वो जवाब देगी। उसने उमरान से साफ साफ बात कर ली थी कि वो कोई गिरी पड़ी चीज नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे उसे कहता रहे। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी अम्मी को समझा लें। अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर न कहिएगा कि उसकी मां से बदतमीजी कर रही है। नूरीन ने 2 टूक लहजे में उमरान से बात की थी और उन्होंने जवाब में सिर्फ खामोशी इख्तियार की थी, जिससे नूरीन को अंदाजा हो गया था कि वो कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। इसी वजह से उसे खुद ही अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आज तीसरा दिन था कि नूरीन की सास ने उसका खाना पीना अलग कर दिया था। उनका कहना था कि जब उनके हिसाब से नहीं चलना तो क्या फायदा साथ रहने का। अपने तई उन्होंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया था, जिससे जाहिर है उमरान ही मुतासिर हो सकते थे। नूरीन ने तो उनकी इस बात पर कोई खास रद्द ए अमल नहीं दिया था। वैसे भी जब वो उसकी औलाद को संभालती नहीं थीं, न ही उन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र होती थी कि यह अकेली कैसे सारे घर का काम करेगी, तो फिर नूरीन ने भी उनकी फिक्र करना छोड़ दी थी। आज सुबह से ही नूरीन की सास का मूड खराब था और उसे लग रहा था कि यह आज उस पर खूब बरसेंगी। इसकी वजह यह थी कि नूरीन की ननद के ससुराल वाले आए थे। वो लोग सुलह की गरज से आए थे, लेकिन ननद उनके साथ जाने के लिए तैयार न थी। उल्टा उसने कह दिया कि अगर साथ लेकर जाना है तो उसे अलग रखें। अब उसका शौहर अकड़ गया कि वो क्यों अपने वालिदैन से अलग रहे। साथ ही उसने नूरीन की मिसाल दे दी कि तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हारी मां के साथ ही रहती हैं, तुम क्यों नहीं रह सकती मेरी मां के साथ। बस उसका यह कहना था कि नूरीन की सास तो गुस्से से आग बगोला हो गई। वो अपने दामाद से कहने लगीं, जिस तरह मैं रह रही हूं न अपनी बहू के साथ, वो तो मैं जानती हूं, या मेरा रब, एक ही बहू अल्लाह ने देनी थी तो जरा ढंग की दे देता। अब उन्होंने बाकायदा ऊंची आवाज से नूरीन की क्लास लेना शुरू कर दी। हालांकि नूरीन का इस सब मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसकी सास को उससे अल्लाह वास्ते का बैर था कि हर मामले में उसे शामिल करना और उसकी बेइज्जती करना उनका महबूब मशगला बन गया था। नूरीन की ननद के ससुराल वाले तो उसे लिए बगैर चले गए,
लेकिन नूरीन के अंदर जो लावा उबल रहा था वो किसी तौर कम नहीं हुआ और उसने अपनी सास से बाकायदा तौर पर बात करने का सोच लिया। शाम के खाने के बाद जब वो माँ बेटी सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगीं, तो नूरीन ने उनसे कहा कि उसे उनसे बात करनी है। उन्होंने रुककर पहले नूरीन को देखा और फिर बोली, हाँ, तुमने क्या बात करनी है मुझसे? वो हमेशा नूरीन से ऐसे ही जिल्लत आमेज लहजे में बात किया करती थी और आज भी उन्होंने इसी लहजे में बात की। नूरीन तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी। उसने अपनी बात उनके सामने रखी कि वो उसे ऐसे अंदाज में क्यों मुखातब करती हैं। उसने क्या बिगाड़ा है उनका? वो अपनी मर्जी से अपने काम करती हैं। नूरीन के कामों में वो 100 नुक्स निकालती हैं। नूरीन को उनकी गालम ग्लौच और यह जिल्लत आमेज अंदाज बुरा लगता है। वो प्लीज खुद पर काबू रखें, वरना अपने बेटे का घर उजाड़ने की जिम्मेदार वो खुद होंगी। नूरीन ने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाया और अपने कमरे में आ गई। जिंदगी में पहली बार किसी बड़े से ऐसे बात की थी तो तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन एक तरह से इत्मीनान भी था कि अब कम अज कम सास सुकून से रहने तो देंगी। लेकिन नूरीन को नहीं मालूम था कि वो उसे बच्ची समेत घर से निकालने की मंसूबाबंदी कर चुकी है। उन्होंने उमरान को नूरीन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे और इस बार जब वीकेंड पर उमरान घर आए तो उनके मिजाज में वाजह तब्दीली आ चुकी थी। नूरीन ने उनसे खाने का पूछा तो कहने लगे, नहीं, जी भरकर खा चुका हूं मैं। घर में तुम 2 लोग हो और तुम्हारी आपस में नहीं बनती। अजीब सोच और रवैया रखा हुआ है तुमने। उमरान ने नूरीन को कई बातें सुना दी, लेकिन वो भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। नूरीन की सास सबको उसके खिलाफ तो कर ही चुकी थी, इसलिए अब यहां टक्करें मारते रहने का कोई फायदा नहीं था। उसकी सास तो बस मौके की तलाश में थी कि कब उन्हें कोई ऐसी बात मिले कि वो नूरीन को उसकी बेटी समेत घर से निकाल बाहर करे। और आज उन्हें कई महीनों की कोशिश के बाद वो वजह मिल ही गई थी, जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने नूरीन को जलीलो ख्वार करके घर से बाहर निकाल दिया। वजह कुछ खास नहीं थी, बस उन्हें बात मिलनी चाहिए थी, सो मिल गई। नूरीन की ननद के ससुराल वाले दोबारा बात करने के लिए आए थे और इस बार उनका इरादा 2 टूक बातचीत करने का था। वो लोग जल्द फैसला करना चाहते थे, जबकि नूरीन की सास इस मामले को तूल दे रही थी। नूरीन से गलती यह हुई कि वो इस मामले में न चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो गई। वो भी ऐसे कि उसकी सास ने जब उसे मिसाल बनाकर पेश किया कि यह भी तो है, अपनी मर्जी से सारे काम करती है, उसके साथ बहुत बदतमीजी करती है और उसे घर से जाने की धमकियां देती है, तो क्या वो इसे घर से निकाल दे? ऐसा कहकर दरअसल उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सामने खुद को सच्चा साबित किया था कि कल को अगर वो नूरीन को निकाल भी दें तो उन्हें कोई बुरा भला न कहे, बल्कि सब यही समझें कि बहू ही अच्छी नहीं थी, इसी वजह से घर छोड़कर चली गई। अब मामला नूरीन की बर्दाश्त से बाहर था, जबकि उसकी सास का तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा था। नूरीन उनकी चाल को समझ नहीं सकी, इसलिए बेवकूफी कर गई और गुस्से से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उमरान उसे मना करते रहे, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी बेटी को लेकर अपने वालिदैन के घर आ गई। रात के वक्त अगर शादीशुदा बेटी बगैर शौहर के अपने मायके चली जाए तो मां को सबसे पहले जो परेशानी लाहिक होती है वही नूरीन की मां को भी हुई। उन्होंने नूरीन से पूछा, नूरीन बेटी, क्या हुआ है? घर में सब खैर तो है ना? तुम अपने शौहर से लड़कर आई हो या सास ने कुछ कह दिया है जो रात के इस वक्त तुम बेटी को लिए यहां चली आई हो? नूरीन उस वक्त गुस्से में थी, इसलिए अम्मी को जरा गुस्से से ही जवाब दिया, आपको बोझ लग रही हूं तो यहां से भी चली जाती हूं, किसी दारुल अमान में तो जगह मिल ही जाएगी ना। उसने तकरीबन रोते हुए उनसे कहा, तो उन्होंने नूरीन को गले लगा लिया और जी भरकर रोने दिया। जब उसके अंदर का गौबार आंसुओं में बह गया तो उसने उन्हें सारी बात तफसील से बताई कि उसने यह 4 साल का अरसा वहां कैसे गुजारा है। नूरीन की अम्मी उस वक्त तो खामोश हो गईं, क्योंकि इससे पहले जब भी नूरीन उनसे कोई बात शेयर करती थी तो वो हमेशा उसे ही सब्र करने का मशवरा देती थीं।
लेकिन आज उनकी खामोशी बता रही थी कि वो भी अब वहां नूरीन के वापस जाने के लिए राजीमंद नहीं थीं। उन्होंने सुबह अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा कि वो इस सिलसिले में उमरान से बात करेंगे। यह तो कोई बात न हुई कि बिलावजह उनकी बेटी को इतनी जिल्लत का सामना करना पड़े और वो इतनी तंगी में जिंदगी गुजार दे। अब्बू ने अगले ही दिन उमरान को कॉल की और उन्हें कहा कि वो नूरीन को अपने साथ लाहौर रखें। दूसरी कोई भी बात काबिले कबूल नहीं होगी। उमरान को अब समझ नहीं आ रही थी कि वो ससुर को क्या जवाब दें, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो नूरीन को साथ रख सकें। यह बात वो वक़्तन फ़वक़्तन नूरीन को बताते रहते थे, लेकिन नूरीन ने अब जिद पकड़ ली थी कि वो उनके साथ ही रहेगी, वरना वो अपने वालिदैन के घर में ही ठीक है। उमरान को चारों नाचार नूरीन की जिद के आगे हथियार डालने पड़े और वो उसकी यह बात मानने को तैयार हो गए कि उसे अपने साथ लाहौर में रखेंगे। उन्होंने किराए के घर देखना शुरू किए और जाहिर सी बात है कि अपनी जेब के मुताबिक ही घर ढूंढना था, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन आखिरकार उन्हें एक घर निस्बतन सस्ता, कम किराए में मिल गया और वो उस घर में शिफ्ट हो गए। जब वो उस कॉलोनी में शिफ्ट हुए तो इर्द गिर्द के लोगों ने काफी डराया कि इस मकान पर जिन्नात का साया है और यह कि यहां आसेब बसते हैं। इसी वजह से ही कोई भी यह मकान लेने को तैयार नहीं है, जबकि इस मकान को खाली पड़े कई साल गुजर गए हैं। अब आपने ले ही लिया है तो जरा ख्याल से रहिएगा। साथ वाली पड़ोसन, जो जरा शोक थी, उसने कहा। उमरान इन बातों को जरा सी भी अहमियत नहीं देते थे। उनका कहना था कि ऐसी किसी मखलूकं का कोई वजूद नहीं और यह सिर्फ बातें बनी हुई हैं। नूरीन जिन्नात के वजूद पर यकीन रखती थी। जाहिर है उनके वजूद से इनकार मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि कुरान मजीद में बाकायदा जिक्र है। मुमकिन है उमरान ने उसके दिल की तसल्ली के लिए ऐसी बात की हो। नूरीन ने खुद को समझाया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। हूर ए ऐन 3 साल की हो गई थी और उसने नया नया बोलना सीखा था। नूरीन की तरह वो बहुत बातूनी भी थी। सारा दिन उससे अटखेलियां करती, नित नई शरारतें करती। नूरीन को भी कुछ जहनी सुकून नसीब हुआ था और आजकल वो सोच रही थी कि वो जॉब शुरू कर ले ताकि उमरान की थोड़ी बहुत मदद कर सके। इसी सिलसिले में उसने कॉलोनी में कुछ औरतों से बात भी की थी कि अगर वो किसी करीबी स्कूल के मुतल्लिक कुछ जानती हैं तो नूरीन से मालूमात शेयर करें ताकि वो अपनी और बेटी के हिसाब से जॉब कर सके। नूरीन की यह तलाश अभी जारी थी कि उनकी जिंदगी में वो सब कुछ हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। कुछ दिन से हूर ए ऐन नूरीन से बहुत कम बातचीत करने लगी थी, वरना पहले तो वो सारा दिन उससे बातें ही करती रहती थी, लेकिन अब उसने चुप रहना शुरू कर दिया। नूरीन ने यह तब्दीली नोट की और उमरान को बताया तो वो कहने लगे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, तुम ऐसी परेशान हो रही हो। लेकिन अब बात वाकई परेशानी की थी, क्योंकि नूरीन ने हूर ए ऐन को दीवार से बातें करते हुए देख लिया था। नूरीन को समझ नहीं आई कि यह दीवार से बातें क्यों कर रही है, तो उसने हूर ए ऐन से बहुत प्यार से पूछा, मेरा बच्चा, आप किससे बातें कर रही हैं? तो हूर ए ऐन ने जो जवाब दिया उसने नूरीन को हैरान कर दिया। वो कहने लगी, मम्मा, आप मेरी नई फ्रेंड से नहीं मिली? देखिए तो इसके बाल कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसे। नूरीन उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसके सामने वहां सिर्फ खाली दीवार मौजूद थी। इसके अलावा और कोई भी वहां मौजूद न था। नूरीन ने सोचा कि उमरान से बात करे, लेकिन वो तो ऐसा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बल्कि उन्होंने नूरीन को कहा भी कि बस तुम्हारा वहम है, बच्चे तो ऐसे ही खेलते हैं। हूर ए ऐन जो कुछ कार्टून्स में देखती है वैसा ही करने की कोशिश करती है, बस यही सारी बातें हैं। तुम ऐसी परेशान हो रही हो। उमरान ने नूरीन को समझाया तो उसकी फिक्र कम हुई, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो इस पर मुकम्मल नजर रखेगी और उसने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद हूर ए ऐन वॉशरूम के सामने खड़ी किसी से बातें कर रही थी। नूरीन को एक साया नजर तो आया, लेकिन वो उसकी शक्ल साफ नहीं देख सकती थी। जैसे ही नूरीन ने हूर ए ऐन को एक साये के साथ बातें करते देखा, उसके होशो हवास उड़ गए।
और उसे अपनी कॉलोनी की तमाम औरतें सच्ची लगने लगीं, जिन्होंने उसे किसी आसेब की मौजूदगी के बारे में बताया था। नूरीन ने तकरीबन चिल्लाते हुए हूर ए ऐन को मुखातब किया था और उसे वहां से लेकर अपने कमरे में चली गई थी। वो सारा दिन उसे अपने गले से लगाए कमरे में बैठी रही और रोती रही। वो मासूम सी बच्ची क्या जाने कि वो किससे बातें कर रही है और उसे किसी किस्म का नुकसान भी पहुंच सकता है। वो माँ बेटी कितने ही घंटे यूं ही बैठी रही थीं। नूरीन ने उमरान को भी कॉल की और वो हमेशा की तरह इसे उसका वहम समझकर टालते रहे। लेकिन आज वो ऑफिस से जल्दी वापस आ गए थे और उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले गए ताकि उनका जहन फ्रेश हो सके। लेकिन नूरीन के दिमाग से वो साया निकल नहीं रहा था। नूरीन ने सोचा कि इस मामले में हूर ए ऐन से बात करनी चाहिए ताकि अगर वो कुछ जानती है तो उसे बताए, ताकि वो इसी हिसाब से यहां रहने का फैसला करे। नूरीन ने हूर ए ऐन से पूछा, आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? तो वो कहने लगी, मम्मा, उसका नाम फातिमा है और वो भी हमारी तरह मुसलमान है। वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह। लेकिन वो अपने वालिदैन से बिछड़ गई है। वो कहती है कि उसके वालिदैन अपने पूरे कबीले समेत यहां से हिजरत कर गए थे, लेकिन यह यहीं रह गई। वो अब अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोती है और मुझे कहती है कि तुम अपनी मम्मा से बात करो, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल निकाल लें। नूरीन ने हूर ए ऐन से पूछा, वो मुझे कहाँ मिल सकती है? तो वो कहने लगी, मम्मा, आज तो आप उसे मुझसे बात करते हुए देखकर खौफजदा हो गई थीं और मुझे लगता है कि वो भी आपको देखकर डर गई थी, इसी वजह से छुप गई है। आज कितने दिन से हमारी कोई बात नहीं हुई मम्मा। हूर ए ऐन ने नूरीन को बताया तो उसने उससे कहा कि वो उसी दीवार के आगे खड़े होकर उसका नाम पुकारे। हो सकता है फातिमा उसकी आवाज सुनकर सामने आ जाए। हूर ए ऐन ने कहा, ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करती हूं। इतनी देर में नूरीन अपना जहन बना चुकी थी कि जल्द ही उसकी मुलाकात एक जिन्नजादी से होने वाली है। अगर 3 साल की छोटी सी बच्ची एक जिन्नजादी से नहीं डरती, बल्कि उसने उसे दोस्त बना रखा है, तो वो तो फिर उस 3 साला बच्ची की मां है। नूरीन ने खुद को समझाया और फातिमा के जाहिर होने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि नूरीन को हूर ए ऐन के हंसने की आवाज आई। यकीनन वो फातिमा से बातें कर रही है। नूरीन ने दिल में सोचा और उन दो दोस्तों के दरमियान मुदाखलत करने की इजाजत मांगी। उसने उस जिन्नजादी को, जिसका नाम फातिमा था, पुकारा और उससे कहा, मेरी बच्ची, क्या मैं आपको देख सकती हूं? यह सुनना था कि सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत सी बच्ची, जिसकी आंखें रोशन थीं, वो नूरीन के सामने आकर खड़ी हो गई। नूरीन ने उसे सर से पांव तक देखा। वो कहीं से भी एक जिन्नजादी नहीं लग रही थी और उसकी उम्र भी लगभग उसकी हूर ए ऐन जितनी ही थी। नूरीन ने उससे पूछा कि वो यहां कब से रह रही है, तो वो कहने लगी, 1 साल से ज्यादा हो गया है। यह बिल्डिंग बनने से पहले यहां एक वसी मैदान था जिसमें बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। मैं अपने वालिदैन के साथ यहीं रहती थी। फिर वक़्त बदला और कुछ इंसानों को यह वीरान जगह आबाद करने की सूझी और उन्होंने बहुत से दरख्त काट डाले। कॉलोनी बनाने पर काम शुरू हुआ। नतीजतन हमें यहां से कहीं और जाना था, लेकिन मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि यहां मेरी बहुत सी खूबसूरत यादें थीं और इसी वजह से मैंने अपनी अम्मी जान से कह दिया था कि जो भी हो जाए, मैं यह जगह नहीं छोड़ूंगी। जिस शाम हमें यहां से जाना था, उस शाम मैं अपने वालिदैन से छुप कर बैठ गई। मेरे वालिदैन अपने बड़ों समेत यहां से चले गए तो मैं बाहर निकल आई। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, न ही कोई इंसान, न ही कोई जिन्न। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने कबीले को ढूंढ सकूं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। फातिमा ने नूरीन को बताया तो उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास अपने वालिदैन की दी हुई कोई चीज तो होगी जिससे तुम उन तक पहुंच सको? कोई अंगूठी, कोई कागज, कोई निशानी, जिसकी मदद से तुम किसी अपने को यहां बुला सको, या कम अज कम उन लोगों को तुम्हारी यहां मौजूदगी का इल्म ही हो सके। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? नूरीन ने उससे पूछा तो वो कहने लगी, यह अंगूठी मेरी वालिदा ने मुझे दी थी
इसमें एक मोती जड़ा हुआ था। मैं इसकी मदद से ही अपनी वालिदा को अपनी यहां मौजूदगी का एहसास दिला सकती थी, लेकिन वो मोती मुझसे कहीं खो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे कहाँ ढूंढूं, क्योंकि मैंने अपने तौर पर इस घर समेत इस पूरी कॉलोनी के घर छान मारे हैं, लेकिन मुझे कहीं से वो मोती नहीं मिला। वो मोती मेरी आखिरी उम्मीद है। आप मेहरबानी करें, वो मोती ढूंढने में मेरी मदद कर दें। नूरीन को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे दिलासा दे, कैसे समझाए। उसने बस उससे इतना ही कहा कि वो परेशान न हो, उसकी वालिदा तक पहुंचने का कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। हो सकता है वो खुद ही उसे ढूंढते हुए यहां तक आ जाए। हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ वो मोती ढूंढेंगे, तुम फिक्रमंद न हो। नूरीन ने उसे तसल्ली दी थी, और फिर अगले कई दिन तक उसने अपने घर की हर चीज छान मारी, लेकिन वो मोती उसे मिलना था ना मिला, और वो थक कर बैठ गई। आज कितने दिन के बाद उमरान को कुछ वक्त मिला था कि उनके साथ गुजारें, तो वो उन्हें करीबी पार्क में ले गए। नूरीन उन्हें जिन्नजादी का किस्सा सुनाना चाहती थी, लेकिन इसीलिए नहीं सुनाया कि कहीं वो उससे नाराज ही ना हो जाएं कि वो उन्हें आउटिंग के लिए बाहर ले आए हैं और नूरीन कौन सी दास्तानों में पड़ गई है। इसी वजह से उसने यह किस्सा फिलहाल अपने तक महदूद रखा और हूर ए ऐन के कान में चुपके से कह दिया कि वो जरा ध्यान से पार्क में देखे, कहीं मोती तो नहीं गिरा हुआ। हूर ए ऐन समझदार बच्ची थी, इसलिए वो बज़ाहिर अपने बाबा के साथ खेल रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान मोती की तरफ था। उसे थोड़ी सी तलाश के बाद वो मोती नजर आ गया, जो उसने नूरीन को लाकर दे दिया, और नूरीन ने अपने पर्स में संभाल कर रख लिया। पार्क से वापसी पर नूरीन और हूर ए ऐन बहुत खुश थे, क्योंकि उनके हाथ एक ऐसी चीज लग गई थी जिससे वो छोटी नन्ही सी जिन्नजादी अपनी दुनिया में वापस जा सकती थी। नूरीन बहुत पुरसुकून नींद सोई थी, क्योंकि उसे खुशी थी कि वो भी किसी के काम आ रही है। सुबह जब उमरान ऑफिस के लिए चले गए, तो नूरीन और हूर ए ऐन उस खाली दीवार के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे पुकारा, ए नन्ही जिन्नजादी, कहाँ हो? सामने आओ फातिमा, जल्दी सामने आओ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाए हैं हम। नूरीन और हूर ए ऐन काफी देर तक आवाजें देते रहे, लेकिन वो उन्हें नजर न आई, न ही उसने उनकी किसी बात का जवाब दिया। दोपहर हो चली थी। वो दोनों ही बहुत परेशान थे कि आखिर वो कहाँ चली गई। शाम ढलने लगी तो नूरीन किचन में खाना बनाने के लिए गई। उसे मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। नूरीन ने उस आवाज का पीछा किया तो वो किचन में लगे एक पाइप से आ रही थी। नूरीन बहुत हैरान हुई और उससे पूछा कि वो यहां क्यों है। उसे तो दीवार के पास होना चाहिए था। तो वो कहने लगी, मुझे आपके शौहर से डर लगता है। वो जिन्नात पर यकीन नहीं रखते ना, क्या मालूम वो कब मुझ पर हमला कर दें, इसलिए मैं छुप गई थी। खैर, नूरीन ने उसे हौसला दिया और बताया कि उन्हें एक मुनफरिद साख्त का मोती पार्क से मिला है। उनका अंदाजा है कि वो उसकी ही अंगूठी का मोती है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा है। लाओ अपनी अंगूठी दिखाओ, मैं मोती को उसमें डालकर देखती हूं। नूरीन ने फातिमा से कहा, तो वो सामने आ गई और उसने एक छोटी सी अंगूठी नूरीन के हाथ में रख दी। वो बिलाशुबहा बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी। नूरीन ने मोती उसमें फिट करके देखा तो वो मोती उसी अंगूठी का था। नूरीन अभी मोती को घुमा ही रही थी कि किचन की दीवार हिलने लगी और उसे दीवार पर साए से लहराते हुए नजर आए। नूरीन ने फातिमा से पूछा, क्या यह उसके वालिदैन के साए हैं? तो वो बोली, जी, यह मेरे वालिदैन ही हैं। फिर फातिमा उनसे मुखातब हुई, आप सामने आ जाइए बाबा जान, यह बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इन्होंने ही मुझे आप तक पहुंचने में मदद की है। थोड़ी देर बाद दीवार पर बनने वाले साए खत्म होने लगे और उनके सामने दो बहुत प्यारी खवातीन और एक मर्द जिन्नजाद मौजूद थे। नूरीन ने उनसे पूछा, आप में से फातिमा की वालिदा कौन है? तो एक जिन्नजादी ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसकी वालिदा हूं। यह कहते साथ ही उसने फातिमा को गले लगा लिया। दूसरी खातून जिन्नजादी के बारे में इल्म हुआ कि वो फातिमा की खाला है। नूरीन को यह जानकर बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी कि जिन्नात में भी उनकी तरह खानदान आबाद होते हैं।
फातिमा की वालिदा ने बताया कि वो पिछले कई दिन से यहां इसी कॉलोनी के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हैं। उन लोगों ने काफी इलाकों में उसे ढूंढा था, लेकिन वो नाकाम रहे थे, क्योंकि फातिमा के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके जरिए उस तक रसाई मुमकिन होती। अब चूंकि उसकी अंगूठी का मोती मिल चुका था, इसी वजह से उसके वालिदैन के लिए आसानी हो गई थी कि वो फातिमा तक आराम से पहुंच सकते थे। और यही हुआ था। नूरीन सिर्फ मोती को सेट करके अंगूठी में लगा रही थी कि एक मखसूस तर्ज पर घुमाने से वो हाजिर हो गए। फातिमा अपने वालिदैन से मिलकर बहुत खुश थी। उसके वालिदैन की खुशी भी काबिल दीद थी। वो नूरीन से इजाजत लेना चाहते थे ताकि फातिमा को अपनी दुनिया में ले जाएं, लेकिन नूरीन ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अभी एक दो दिन यहीं रहें उनके पास। फातिमा के बाबा जान बोले, बहन, आप हमें यहां क्यों रोकना चाहती हैं? बज़ाहिर तो हमें ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि आप हमें यहां रोकें। नूरीन ने उनसे कहा, मेरे शौहर जिन्नात पर यकीन नहीं रखते। मैं चाहती हूं कि उनकी यह गलतफहमी दूर करूं। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे शौहर उमरान वैसे भी पहुंचने ही वाले होंगे। मैं बस यह चाहती हूं कि वो जिन्नात की दुनिया को भी वैसे ही तस्लीम करे जैसे वो इंसानी दुनिया को मानते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब कुरान में अल्लाह ने आप लोगों का जिक्र कर दिया, तो फिर क्या यह जरूरी है कि आप लोगों का वजूद झुटलाया जाए? फातिमा के वालिद ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बहन। हमारा ताल्लुक तो वैसे भी मुसलमान जिन्नात के ऐसे कबीले से है जो वीरान मस्जिदों को अपना मस्किन बनाते हैं और अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। अभी भी हमारा कबीला एक ऐसी ही मस्जिद में ठहरा है जो शहर से बहुत दूर है और जहां इंसानों का गुजर बहुत ही कम होता है। खैर, मेरा ख्याल है कि आपके शौहर दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। हम आज की रात आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। सुबह फजर की अजान के साथ ही हम अपने घर को लौट जाएंगे। उम्मीद है कि हम अपना वजूद मनवाने के काबिल हो जाएंगे। कुछ ही देर में उमरान घर में दाखिल हुए तो एकदम बिजली बंद हो गई। उन्हें लगा कि बिजली अपनी रूटीन के मुताबिक इस गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह जन्नात की शरारत थी जो चाहते थे कि उनके वजूद को तस्लीम किया जाए, और इसी मकसद के लिए उन्होंने बिजली बंद कर दी थी ताकि वो उमरान को बता सकें कि जिन्नात का वजूद भी है। लाइट आई तो दीवार पर हैवले से बनने लगे। उमरान इंतहाई हैरानी से यह सब मंजर देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर यह सब ड्रामा चलता रहा और वो सभी खामोशी से यह सब कुछ देख रहे थे। इतने में आवाज आई, उमरान साहब, हमें आपसे बात करनी है। उमरान की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, उनका रंग पीला पड़ गया था। नूरीन का और हूर ए ऐन का हाथ पकड़कर वो बमुश्किल घर के बैरूनी दरवाजे तक आए थे। उनका इरादा उन्हें लेकर घर से बाहर निकलने का था, लेकिन नूरीन ने अपना हाथ छुड़वा लिया और उनसे कहा, उमरान, घबराने की कोई बात नहीं है। यह जिन्नात हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अंदर तो चलें, हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे दोस्त हैं, आप परेशान ना हों। देखिए, यह वही लोग हैं जिनसे हमारी हूर ए ऐन बात किया करती थी। मैंने आपको बताया था ना कि यह किसी गैवी दोस्त से बात करती है। यही उनके दोस्त हैं, और यह मुसलमान जिन्नात हैं। आप बेफिक्र रहें। उमरान को तसल्ली और दिलासा देकर नूरीन अंदर ले आई तो फातिमा अपने वालिदैन के साथ वहां उनकी मुंतजिर थी। नूरीन ने उमरान को मुखातब करके कहा, यह देखिए उमरान, यह नन्ही सी जिन्नतजादी है, बिल्कुल हमारी हूर ए ऐन की हमउम्र, और इसका नाम फातिमा है। इसके वालिदैन जब यहां से हिजरत कर गए और यह अकेली ठी रह गई तो हूर ए ऐन के साथ इसकी दोस्ती हो गई, और अब बहुत मुश्किल से हम इसके वालिदैन तक पहुंचे हैं। फातिमा के वालिद ने कहा, उमरान साहब, हम भी बस आज की रात यहां आपके मेहमान हैं। सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे और आप बेफिक्र रहिए। हमारा इरादा आपको तंग करने या सताने का हरगिज नहीं था। हमें आपकी बेगम ने कहा कि आपको जिन्नात के वजूद पर शक है, इसी वजह से बस हम अपना आप तस्लीम करवाना चाहते थे। आपकी बेटी ने हमारी बच्ची का बहुत साथ दिया। उसने हमारी बच्ची के दिल को बहलाया और उसके दिल से उदासी के एहसास को कम किया। इसके लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे।
और यह एक अंगूठी आप हमारी तरफ से बतौर तोहफा रख लीजिए। आपको कभी भी किसी काम के लिए जरूरत पड़े, हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। रात गुजरने का पता ही नहीं चला। वो सब बातें करते रहे। जिन्नजादी के वालिद ने उमरान से तफसीली गुफ्तगू की और उन्हें अपने नए मस्कन की बाबत बताया। उमरान ने उस जिन्नजाद से कहा कि वो जरूर उस मस्जिद में जाएंगे जहां जिन्नात का यह पूरा कबीला आबाद है, और उनके कबीले के सरदार से भी मिलेंगे। बातों ही बातों में रात गुजर गई, हाँ, और फजर की अजानें होने लगीं। जिन्नाजादी के वालिद ने, उसकी वालिदा और खाला ने और जिन्नाजादी फातिमा ने उन सब से इजाजत ली और उन्हें अपने मस्कन में आने की दावत दी। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो जरूर आएंगे। इसके साथ ही वो पूरा खानदान वहां से चला गया। फातिमा के जाने से हूर ऐन बहुत उदास हो गई थी। वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। नूरीन कोशिश करती थी कि उसका ध्यान बटा सके, लेकिन नाकाम रहती थी, क्योंकि वो उसकी छोटी सी दोस्त थी। इतने दिनों में दोस्ती का जो रिश्ता उन दोनों के दरमियान कायम हुआ था, उसे इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता था। इसलिए नूरीन ने हूर ऐन पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाला कि वक्त के साथ साथ वो खुद ही भूल जाएगी। अभी इस वाकये को एक ही हफ्ता गुजरा था कि उमरान ने वीकेंड पर उस वीरान मस्जिद में जाने का फैसला किया जहां जिन्नात का यह कबीला आबाद था। उमरान नूरीन को और हूर ए ऐन को साथ लेकर उस मस्जिद की तरफ चले गए। यह सड़क वाकई बहुत वीरान थी। यहां से बहुत कम लोगों का गुजर होता था। वो जोहर की नमाज के बाद यहां पहुंचे थे। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया। फातिमा के वालिद उन्हें उस शानदार मस्जिद के अंदर ले गए और उनकी जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी सरदार जिन्न से मुलाकात करने का मौका मिला। जिन्नात के इस कबीले का सरदार बहुत बुजुर्ग और इंतहाई नेक आदमी था। उसने उन्हें बताया कि वो पिछले कई सालों से उनकी कॉलोनी वाली जगह पर रहते थे, जो कि पहले एक बावसियो अरीज मैदान था। इसे बाद में रिहायशी इलाके में तब्दील कर दिया गया था। सरदार जिन्न ने उन्हें अपने पूरे कबीले से मिलवाया और बताया कि हम भी आप इंसानों की तरह ही खानदान बनकर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि शयातीन जिन्नात से दूर रहें। इसी वजह से हमारे मस्कन या तो वीरान मस्जिदें होती हैं या फिर कब्रिस्तान। बाज औकात हम खुली जगहों पर भी डेरे डाल लेते हैं। यह उनकी किसी भी जिन्न से बाकायदा मुलाकात थी। असर के बाद वो तीनों वहां से वापस आ गए। आने से पहले फातिमा ने हूर ए ऐन को अपनी अंगूठी बतौर तोहफा दे दी, ताकि हूर ए ऐन जब भी उदास हो तो वो फातिमा को इस अंगूठी के जरिए बुलवा सके और दोनों सहेलियां आपस में खेलने और खुलकर खूब बातें करने का मौका मिल सके। इस वाकये को 20 साल गुजर चुके हैं। हूर ए ऐन डॉक्टर बन चुकी है और उसका छोटा भाई अहमद आर्मी में है। नूरीन ने तभी टीचिंग शुरू कर दी थी। आज वो अपने घर में बैठी है। हूर ए ऐन की शादी तय हो गई है और नूरीन को पता है कि वो अपने बचपन की सहेली फातिमा को शादी पर जरूर बुलवाएगी, क्योंकि यह दोनों सहेलियां एक दूसरे की दुख सुख की साथी हैं। नूरीन की तवक्को के ऐन मुताबिक हूर ए ऐन उसके पास आई और कहने लगी, मम्मा, मुझे फातिमा को भी अपनी शादी में बुलवाना है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो जाहिर है अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी में उसके बगैर कैसे मना सकती हूं। जरूर बेटा, फातिमा आ सकती है तो जरूर आए। यह तो उसे भी मालूम है कि तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए उसे अपना आप छुपाना पड़ेगा, वरना लोगों का तो तुम्हें पता है कितनी बातें करते हैं। जी मम्मा, वो इस चीज का ख्याल रखेगी। हूर ऐन ने यह कहा और अपनी अंगूठी घुमाई, जिसके घुमाते ही हसब ए मामूल फातिमा जाहिर हो गई। दोनों सहेलियों ने खूब बातें की और हूर ऐन ने उसे अपनी शादी की सारी शॉपिंग दिखाई। वो दोनों ऐसे बात कर रही थीं जैसे दोनों इंसान ही हों, और फातिमा ने भी महसूस तक नहीं होने दिया कि वो जिन्नजादी है। शादी निहायत अहसन तरीके से अंजाम पाई। शादी में फातिमा और उसके घर वालों ने शिरकत की और नूरीन की बेटी हूर ए ऐन को ढेरों तोहफे तहाइफ दी। नूरीन की बेटी अपने घर की हुई
उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फ़िक्र खत्म हुई। अल्लाह के करम से हूर ए ऐन अपने घर में खतुश है। नूरीन की जिंदगी भी अब बहुत पुरसुकून है। आजकल वो अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश में है। फातिमा का आना जाना लगा रहता है। हूर ए ऐन जब भी अपने घर आती है, यानी अपने मायके, तो वो अंगूठी घुमाती है और फातिमा को बुला लेती है। दोनों सहेलियां जी भरकर बातें करती हैं। अब तो फातिमा की शादी भी होने वाली है, उसके ही कबीले के एक नेक जिन्नजाद के साथ। वही जिन्नजाद जो उसकी खाला का बेटा है। उसकी वही खाला जो सबसे पहले हूर ए ऐन को तलाश करने के लिए उसके वालिदैन के साथ उनके घर आई थी। वो जिन्नजाद उसकी खाला का बेटा है, जिसके साथ फातिमा की शादी भी तय पा गई है। फातिमा ने हूर ए ऐन से कहा है कि जब उसकी शादी होगी तो वो उसे भी अपने यहां बुलवाएगी। अभी तो हूर ए ऐन ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन उसका इरादा यह है कि वो उसकी शादी में जरूर जाएगी। नूरीन की जिंदगी भी अब बहुत पुरसुकून है। फातिमा का आना जाना भी लगा रहता है। हूर ए ऐन और फातिमा दोनों अब भी खूब बातें करती हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के कग्स से सुनाती हैं।